हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का टॉपिक। जैसा कि सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आहार में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। आहार में विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग बहुत ही ईजी सा आसान सा क्वेश्चन है। तो रतौंधी, ठीक है, रतौंधी, कीरोटोमलेशिया और जीरोफ्थैल्मिया। रतौंधी तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके साथ साथ देखिए कीरोटोमलेशिया भी क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, और जीरोफ्थैल्मिया भी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। आहार में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया तथा कीरेटोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। जीरोफ्थैल्मिया रोग में आंखों की कार्निया क्या हो जाती है, सूख जाती है, यानी कि शुष्क हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है, क्या कहलाता है। तो संरचनात्मक डिजाइन, सूक्ष्म डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन या फिर ज्यामिति डिजाइन। तो देखिए जब कोई हम लोग कोई साधारण सी डिजाइन बनाते हैं तो कुछ चीज़ों से बना लेते हैं, अंदाजे से बना लेते हैं, लेकिन जब कोई प्रोफेशनल आर्किटेक्ट कोई डिज़ाइन बनाता है तो वो क्या करता है, वो हर चीज़ नाप के बनाता है, हर चीज़ का पैमाना लेके बनाता है, जिससे कि 1 इंच की भी गड़बड़ी ना हो। इस तरीके से क्या है, हमारा आंसर सही हो जाएगा ज्यामिति डिजाइन। ठीक है, ज्यामिति में क्या होता है, हर चीज का एक पैमाना निर्धारित होता है और उसी पैमाने के आधार पर ही चीजों को डिजाइन किया जाता है। इस तरीके से आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है, तो ज्यामिति डिजाइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर क्या होता है। बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर कम हो जाता है, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि यह हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं में क्या करता है, उनका नियमन और नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर बीएमआर कम हो जाता है। बीएमआर का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आधारी उपापचय दर। ठीक है, ये अलग अलग उम्र में अलग अलग क्रियाओं द्वारा या कम और ज़्यादा जो है यह होता रहता है। बीएमआर पे मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकोटेनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो निकोटेनिक एसिड यानी कि ध्यान से समझिएगा, निकोटेनिक एसिड यानी कि विटामिन B3, विटामिन B3 को भी क्या कहते हैं, निकोटेनिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो पैलाग्रा। ध्यान से समझिएगा, B3 की कमी से होने वाला रोग क्या है, यह पैलाग्रा रोग है। इसमें क्या होता है, इस रोग में त्वचा और जीभ पर दाने, पपड़ी पड़ जाती है, पाचन क्षमता क्षीण हो जाती है, अतिसार रोग हो जाता है, और सबसे ज़्यादा तो देखिए क्या प्रभावित होता है, तो हमारा तंत्रिका तंत्र इस रोग से प्रभावित होता है। किससे, पैलाग्रा से। किसकी कमी से होता है, तो इसको B3 भी बोलेंगे, निकोटेनिक एसिड भी बोलेंगे, और B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। ठीक है, अगर नियासिन भी दिया रहे तो भी आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। हर विटामिन का रासायनिक नाम तो हमेशा आप लोगों को याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं में पाया जाता है, गेहूं में क्या पाया जाता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, देखिए ग्लूटीन। ग्लूटीन क्या है, ग्लूटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि गेहूं, जौ, राई और ट्रिटिकल में प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी की उपस्थिति के कारण, ठीक है, इसी की उपस्थिति के कारण आटा गूंथने पर वह बंध जाता है, यानी कि जब हम आटा गूंथेंगे तो जब ग्लूटीन अराइज होगा, ग्लूटीन अराइज होने पर आटा क्या हो जाता है, बंध जाता है। आप लोग समझिए कि जब हम मैदा गूंथते हैं तो वह जल्दी से बंधता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें ग्लूटीन नहीं रहता है, क्योंकि अनाज का छिलका उतार के ही मैदा बनता है, जिससे कि ग्लूटीन की मात्रा कम हो जाती है। और आटे में, छिलके में क्या होता है, ग्लूटीन होता है। ग्लूटीन एक तरह का प्रोटीन है जिससे कि आटा आराम से बंध जाता है। हालांकि यह स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है, जैसे कि गैस, अफरा, माइग्रेन को जन्म देता है, फिर भी यह भोजन का मुख्य सोर्स है। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। होम साइंस की वीडियो जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी टाइम से। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाएं कौन सी सही क्रम है, यानी कि क्रम लगाना है अंडे से कीड़ा बनने का। तो ठीक है, इसमें से करने की क्या ज़रूरत है, पहले तो नंबर पे आएगा अंडा। ठीक है, पहले पे आएगा, हम लोग बनाएंगे अंडा, दूसरे पे बनेगा, फिर उसके बाद बनता है लार्वा। ठीक है, अंडे से बनेगा लार्वा, और यही लार्वा से जो रस स्रावित होता है, तो ये अपने आप को, ये कीड़ा जो है अपने आप को
कुकुर में लपेट लेता है तो फिर ये क्या बन जाता है, प्यूपा। प्यूपा अवस्था में ये रहता है और कीड़ा जो है यह प्यूपे के अंदर ही रहता है। प्यूपा के बाद क्या बनता है, फिर यह कीड़ा बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्रम क्या सही हो जाएगा, तो अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर कीड़ा। तो देखिए हमारा आंसर कौन सा सही होता है, अंडा, प्यूपा, लार्वा। नहीं, ये गलत है। प्यूपा, लार्वा, सबसे पहले तो अंडा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं, प्यूपा, ये भी गलत है। और डी देखते हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, अंडा, लार्वा, प्यूपा, फिर उसके बाद जो है वह कीड़ा बनता है। ये सिल्क सा पॉइंट था। आगे देख लेते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ध्यान से समझिएगा एकदम कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है हड्डी से। हड्डी की हमें कोई भी बीमारी होती है तो कौन सी विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन डी की कमी से हमें बीमारी होती है। कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी जो हड्डियां हैं वो किसकी बनी है, ज़्यादातर कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई है। ठीक है, तो जब हम कैल्शियम और फास्फोरस युक्त भोजन तो ले लेते हैं, लेकिन जब तक हम विटामिन डी यानी हमारी बॉडी जब तक विटामिन डी ऑब्जर्व नहीं करेगी, जब तक उसे विटामिन डी नहीं मिलेगा, तब तक कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण जो है हमारी बॉडी नहीं करेगी। यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करेगी, अपनाएगी नहीं, और वह क्या हो जाएगी, वह ज्यों की त्यों बाहर निकल जाएगी। इसीलिए विटामिन डी की कमी से ही जो होता है वो हड्डी की बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से। कैसे, क्योंकि विटामिन डी की ही उपस्थिति में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण होता है और हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व करती है। फर्क समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन इसमें देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है। विटामिन डी वसाओं में विलेय विटामिन है तथा कई विटामिनों का समूह भी है। ठीक है, यह अस्थियों को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिएगा कि अस्थियों से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आए तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होती है, तो विटामिन डी की जिम्मेदारी होती है। किस विटामिन की, तो विटामिन डी। ध्यान से समझिएगा, बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक, बच्चों में इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। यानी हड्डियों से रिलेटेड कौन सी बीमारी बच्चों में है, तो रिकेट्स रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन बी12 की कमी से होता है। किसकी कमी से, आयरन, फॉलिक एसिड व बी12 की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है, तो बेरी, स्कर्वी, पैलाग्रा या फिर एनीमिया। ध्यान से समझिएगा, विटामिन बी है तो आप लोग बेरी मत लगा के आइएगा। आयरन है, आयरन किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो आयरन जिम्मेदार होता है एनीमिया यानी हमारी बॉडी यानी कि रक्त के लिए यह जिम्मेदार होता है। इसीलिए जो आयरन यानी आयरन और फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग होता है। साथ ही साथ विटामिन 12 भी जो है इसके लिए जिम्मेदार है। इसीलिए आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया यानी रक्ताल्पता रोग जो है वह हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इस रोग में शरीर में से खून की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जबकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, थायमिन की कमी से यानी B1, ध्यान से समझिएगा, B1 की कमी से बेरी रोग होता है जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। ठीक है, पैलाग्रा किसकी कमी से होता है, अभी मैंने बताया विटामिन B3 की कमी से, जिसका कि रासायनिक नाम क्या है, नियासिन की कमी से। ठीक है, निकोटिनिक अम्ल की कमी से पैलाग्रा नामक रोग हो जाता है। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है, आप लोग बताइए कितना होता है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सामान्यतः एक व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में दिया है, यहाँ पर देखिए सेंटीग्रेड में दिया है। फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तब तो हमारा सही रहेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन जब सेंटीग्रेड में दिया रहेगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। कैसे, तो उच्च ताप शरीर की वह स्थिति है जब शरीर का तापक्रम औसत शारीरिक तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है, तब वह स्थिति बुखार की हो जाती है। ज्वर स्वतः ही कोई रोग नहीं है, यह बीमारी का सिर्फ एक क्या है, यह लक्षण है। तो ठीक है, तो यहाँ पर शरीर का तापक्रम सेंटीग्रेड में दिया है तो इनमें से कोई भी आंसर हमारा सही नहीं होगा। अगर यहाँ पूछा रहता कि शरीर का तापक्रम होता है फ़ारेनहाइट दिया रहता तो हमारा आंसर सही हो जाता 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे देख लेते हैं। वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है,
यानी कोई एक सदस्य जब कोई निर्णय लेता है तो उससे सिर्फ निर्णय लेने वाले व्यक्ति ही प्रभावित होता है। तो ऐसा निर्णय कैसा निर्णय होता है, तो देखिए जब कोई व्यक्ति अपने लिए अपना निर्णय लेता है तो वो पर्सनल हो जाता है, यानी कि व्यक्तिगत निर्णय हो जाता है। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका, ठीक है, सिरका किसका जलीय विलयन है? तो ऑक्सीजन अम्ल का, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक। तो सिरका में क्या पाया जाता है? सिरका में देखिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। एसिटिक अम्ल जिसे कि एथेनाइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, एक कार्बनिक अम्ल है यह, जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू जो है वह आती है। सिरका जिसे कि हम लोग आम भाषा में विनेगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होता है कौन सा? यात्री चेक, अकाउंट पे चेक, वाहक चेक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो चेक होते हैं वह कई तरीके से होते हैं। तो वह चेक सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है जो कि कोई भी व्यक्ति ले जाकर बैंक की खिड़की से क्या उसका भुगतान प्राप्त कर ले, तो उस चेक का नाम है वाहक चेक। ठीक है, इसका क्या होता है नुकसान कि कोई भी व्यक्ति ले जाकर इसको जो है इसका भुगतान खिड़की से प्राप्त कर सकता है, यानी चेक को कैश करा सकता है। इसलिए सबसे खतरनाक और सबसे असुरक्षित चेक कौन सा है? तो यह है वाहक चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? तो हड्डियों के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा, जोड़ के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव है? तो वह है मांसपेशियों के द्वारा। मांसपेशियों के द्वारा ही शरीर में गति संभव है। क्यों? क्योंकि देखिए शरीर की विभिन्न मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। अस्थियां स्वतः गति नहीं करेंगी। ठीक है, अस्थियां है, अस्थि कंकाल है, जोड़ भी है उसमें, लेकिन वो कैसे गति करेंगी? जब तक वह मांसपेशियां उस पर नहीं चढ़ी रहेंगी। तो अस्थियां पेशियों की सहायता से लीवर की तरह कार्य करती हैं। मांसपेशियां मुख्य रूप से शरीर में त्वचा तथा अस्थियों के मध्य स्थित होती है, यानी कि हड्डी है उसके ऊपर मांसपेशियां, फिर उस मांसपेशियों की सुरक्षा कौन करता है? तो वह करता है त्वचा, स्किन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्बेस्टस तंतु होते हैं कैसे? तंतु होते हैं तो देखिए एस्बेस्टस होते हैं खनिज तंतु। कैसे? तो एस्बेस्टस के तंतु खनिज तंतु होते हैं। ये तंतु ताप के कुचालक होते हैं, अतः इनसे अग्निरोधक वस्त्र तैयार किया जाता है। तो कभी पूछ ले कि अग्निरोधक वस्त्र किससे तैयार किया जाता है? तो एस्बेस्टस तंतु से तैयार किया जाता है। एस्बेस्टस के तंतु बारीक, कोमल, लंबे तथा उज्ज्वल होते हैं। इन तंतुओं पर न तो किसी अम्ल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और न ही इन पर क्या होता है, न ही इन पर जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन दीवार वाले रसोई घर को कहते हैं, क्या कहते हैं तीन दीवार वाले रसोई घर को? तो देखिए अगर तीन दीवार वाला रसोई घर एक इधर से है, एक इधर से दीवार है और एक इधर से, इस तरीके से तीन दीवार, तो आप लोग समझ गए होंगे कि तीन दीवार वाले रसोई घर को यू आकार का रसोई घर कहते हैं। यहाँ से हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाता है, तो ये दीवार नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन दीवार का रसोई घर कैसा हो गया? तो यू आकार का रसोई घर हो गया। खेलकूद के मैदान व पार्क हैं, कैसे पार्क हैं? तो भौतिक सुविधा के लिए, व्यक्तिगत सुविधा के लिए, सार्वजनिक या फिर मानवीय सुविधा के लिए। तो जो खेलकूद के सरकारी जो पार्क होते हैं वह होते हैं सार्वजनिक, यानी कोई भी उसमें जाकर खेल कूद सकता है, कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है। तो इस तरीके से यह कैसी सुविधा है? तो यह है सार्वजनिक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित जोड़े में से किसका सुमेल नहीं है? अब देखिए जोड़ा मिलाइए। तो देखिए फेफड़े किससे संबंधित है? निमोनिया से, आँख कीरेटोमलेशिया से, यकृत पीलिया से और हृदय क्या है? मधुमेह से संबंधित है। तो देखिए जोड़े में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए आंसर हमारा सही होगा। निमोनिया रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं, ये सही है। पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है, ये भी सही है। कीरेटोमलेशिया से आँख जो है वह प्रभावित होता है, जबकि मधुमेह चयापचय से संबंधित रोग है, न कि हृदय से संबंधित रोग है। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना बनाना एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? तो शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग प्लानिंग करते हैं वह हम लोग करते हैं दिमाग से। ठीक है, दिमाग से करते हैं, तो इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा कि क्या है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? ठीक है, तो किस चरण में तंतु पैदा करता है? अभी मैंने बताया कि सबसे पहले अंडा होता है। ठीक है, अंडे से क्या होता है? लार्वा निकलता है, और यही लार्वा जो है अपने आप को जो है रेशे से ढक लेता है, जो कि क्या बन जाता है? प्यूपा अवस्था से ही हमें क्या मिलता है? हमें
रेशम की प्राप्ति होती है। ठीक है, रेशम के तंतु प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम के कीड़े का जीवन क्रम भी 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो रेशम के रेशे उस वक्त प्राप्त किए जाते हैं जब रेशम का कीड़ा अपनी प्यूपा की अवस्था में होता है, तब जाके हमें रेशम जो है वह प्राप्त होता है। समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? नहीं है पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसी से जो है मैटर फंस जाता है। तो कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो अपलोड, साइबर स्पेस, प्रकाशीय भंडारण या फिर मॉडेम। तो ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के ही शब्दावली है, जबकि प्रकाशीय भंडारण क्या है? यह एक अलग चीज़ है। ठीक है, देखिए प्रकाशीय भंडारण श्रव्य और आंकड़ों का भंडारण है, इसे सीडी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन से अन्य से भिन्न है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र या फिर इनमें से सभी। तो देखिए व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से इंदिरा विकास पत्र बाकी सबसे क्या है? भिन्न है। राष्ट्रीय बचत पत्र तथा सार्वजनिक भविष्य निधि योजना में आयकर से क्या होती है? छूट प्राप्त होती है। ठीक है, यानी टैक्स जो है इस पे नहीं लगते हैं। इस तरीके से आज का सेशन हमारा हो जाता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को चीज़ें कुछ जो है पसंद आए होंगे, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। ये जो है कौन से ईयर का है? तो ये है यूपी टीजीटी 2010 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए, बाकी चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।